जय हिंद दोस्तों। आपका आपके अपने ही स्टडी चैनल इंडियन आईक्यू में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अनुच्छेद, भाग, अध्याय इन सब के बारे में देखा था, तो आप देख लीजिए एक बार। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। संविधान में अनुसूचियों का भी एक विशेष महत्व है। अनुसूची, अब पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुसूची कहते किसे हैं। तो ऐसी बातें जो संविधान के अंत में रखी गई हैं, जिनमें बार बार परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इन्हें संविधान के अंत में जोड़ा गया है। अतः संविधान के स्वरूप में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना आए, इसलिए अलग से प्रावधान किया गया है। इसलिए इनको अनुसूची कहते हैं। फिर हमारे मूल संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम देखे थे ना कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 8 अनुसूचियों की जगह बढ़ के 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। जो भाग तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे अनुसूचियों के बारे में, एक एक करके देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और हाँ, एक बात ये बता दें कि इस टॉपिक में अनुसूचियों से इतना आज आपको जानकारी देंगे कि इसके पहले आपको इतनी जानकारी नहीं मिली होगी। ये आप वीडियो पूरा देखने के बाद अपने आप से एक आकलन कर लीजिएगा। तो अनुसूची हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके भाग देखेंगे और उसके प्रावधान देखेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची आपको बता दें, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते, मतलब वेतन का प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें कई भाग हैं, 5 भाग हैं कुल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला भाग क्या है कि राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल उनके वेतन एवं भत्ते। ठीक है, तो अब आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के संघ की और राज्यों के राज्यपालों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है प्रति माह? 5 लाख रुपए, और राज्यों के राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ये 5 लाख रुपए प्रति माह ये राष्ट्रपति जी का है। और इनका कितना है? फिर दूसरे में कौन है? फिर दूसरे में है लोकसभा
लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, है ना, इनके वेतन एवं भत्ते। तो इनके वेतन भत्ते कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। ठीक है, दूसरे भाग को निश्चित कर दिया गया था। ठीक, तीसरे में क्या है? लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इसी तरह से राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, ये तीसरे में है। चौथे में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहे तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। ठीक है, और पांचवें में क्या है? कैग के वेतन भत्ते। अब आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति का 5 लाख, राज्यों के राज्यपाल का 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कितना? 2.8 लाख, 2,80,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, और कैग के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनके वेतन भत्ते। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि जो इनके वेतन भत्ते लोकसभा और विधानसभा में है ना, तो ये भी बता दें कि जो ये है लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ते हैं, तो वो वही देय होगा जो संविधान सभा, जो स्वतंत्र हुआ था ना, उसके पहले जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको जो वेतन मिलता था उतना मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना अनुसूची 2। अनुसूची 3 में क्या है? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ का प्रारूप। ठीक है, फिर अनुसूची 4 में क्या है? शपथ का प्रारूप राष्ट्रपति, शपथ के प्रारूप में जैसे जो मंत्री लोग शपथ लेते हैं तो उनके शपथ की बात की गई है। ठीक है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा सीटों का वितरण।
ठीक है। राज्यसभा सीटों का वितरण है, ठीक। फिर पांचवी अनुसूची में है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। इसके बारे में है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन का उपबंध, ठीक है। अब इसके तहत भाग जोड़े गए हैं, इसके तहत 4 भाग जोड़े गए हैं, ठीक है। इसके तहत कितने भाग? भाग 1 में है साधारण सी बातें हैं, ठीक है। SC ST क्षेत्रों के नियंत्रण में प्रशासन का उपबंध, भाग 1 में साधारण के बारे में साधारण चीजें बताई गई है, ठीक है। भाग 2 में यही चीज बताई गई है कि SC ST क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में, ठीक है। SC व ST क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन। तीसरे में क्या है? तीसरे में है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और चौथे भाग में बताया गया है अनुसूची में संशोधन। और इसी में ये इस अनुसूची में संशोधन कैसे होगा? तो इस अनुसूची में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है और वो साधारण बहुमत से इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो इसमें संसद साधारण बहुमत से, ठीक है। इस अनुसूची में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका अनुसूची 5, ठीक है। अब अनुसूची 6 में क्या है देखते हैं। अनुसूची 6 में दिया गया है 4 राज्यों के बारे में कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। ये राज्य आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये इन राज्यों के बारे में एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य 6ठी अनुसूची के तहत नहीं आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है ना, प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। राज्यों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि इस अनुसूची में भी संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, ठीक है। इसमें भी साधारण बहुमत से
इस अनुसूची में भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया छह अनुसूची हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सातवीं अनुसूची में। इन चारों राज्यों का नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर कौन सी अनुसूची आते हैं हम लोग? सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में ये कहा गया है कि विषयों का 3 सूचियों में विभाजन बताया गया है, वितरण। ठीक है, इसमें बताया गया है विषयों का 3 सूचियों में वितरण। ठीक है, 3 सूची कौन कौन सी? तो पहली है संघ सूची। ठीक है, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। है ना? आपको ये बता दें कि शुरू में मूल संविधान में इनमें कुछ और अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुछ जुड़ी हैं, कुछ घटी हैं। ठीक, तो मूल संविधान में इनमें कितनी थी? 97। इसमें 97 अनुसूची इसमें थी। राज्य सूची में थी 66 और इसमें थी 47। ठीक, अब वर्तमान में क्या वर्तमान में कितने विषयों को इसमें रखा गया है? तो वर्तमान में 100 कर दिया गया है इसे। संघ सूची में कितने विषय? 100 विषय। ठीक है, राज्य सूची से 5 विषय घटा दिया गया है, तो इसमें कितने हो गए? 61। और ये जो 5 घटे हैं वो यहाँ जुड़ गए हैं 5। ये कितने हो गए हैं? ये 52 हो गए हैं। ठीक है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि ये जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय आए हैं, उनके बारे में एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। ठीक, तो 5 विषय कौन कौन से ये हम बताएंगे। ठीक है, ये जो 5 विषय जुड़े हैं, यही बता देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन। ठीक है, दूसरा है वन, तीसरा है वन्य जीव, जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, चौथा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, और पांचवा है बाट और माप। ठीक है, अच्छा एक चीज अब ये याद रखिएगा कि वाट एवं माप तो है, ठीक है, लेकिन बाट और माप का जो मानक है ना, मानक तय करने का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, मानक तय नहीं किया जाता है।
इस सूची के तहत मानक वाट और माप का मानक तय नहीं किया जाता। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि चूंकि ये कितने हैं, 52 हो गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ आगे जुड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसमें ये बता दें कि जो ये न्याय प्रशासन है, तो न्याय प्रशासन 11 का में आके जुड़ा है। ठीक है, फिर वन 17 का, वन्य जीव 17 खा। ठीक है, ठीक है, न्याय प्रशासन 11 का, वन 17 का, वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण 17 का, और जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन 20 का, और बाट और माँ को 33 का, 33 का, 20 का, 17 का, 17 का, 11 का। ये चीजें आपको रेयर हैं, ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करिए और बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी एग्जाम आप देंगे तो संभव है कि ये इनके चांस बहुत ज़्यादा है आने के। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे वाले 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है कि कार्यालयीन क्षेत्रीय एवं 22 क्षेत्रीय एवं कार्यालयीन भाषाएं, ठीक है, जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मतलब कि 8 भाषाएं कालांतर आगे चलकर जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो पहले कितनी थी? पहले थी 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर बाद में 8 जुड़ी हैं, उन 8 के बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली जुड़ी है 15वीं भाषा, सिंधी भाषा जुड़ी है। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में कौन सी पहली भाषा जुड़ी है? तो सिंधी भाषा जुड़ी है। और ये कब जुड़ी है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में जुड़ा है। ठीक है, फिर 3 भाषाएं जुड़ी हैं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जुड़ी हुई। तो 15, फिर 16, 17, 18, अब कितनी हो गई? 16, 17, 18। वहां ना लिख के हम यही लिखते, 16, 17, 18, ये हो गए। तो ये कब जुड़ी हैं? तो ये 71वां संविधान संशोधन 1991 में जुड़ी है। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 1 में नहीं 2 में जुड़ी है। ठीक है, अब आगे कौन सी हैं? अभी 18 हुई, बची कितनी? 4 भाषाएं बची हैं, है ना? तो अब कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं
कब जुड़ी हैं? 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में। ठीक है, तो इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई? तो ये देखिए 18 हुई, 19, 20, 21, ये 22 भाषा हो गई। ठीक है, तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इस तरह से 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। ठीक, अब ये भी पता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में है 12 अनुसूची। तो 4 अनुसूची तो कभी न कभी जुड़ी हैं, उसके लिए कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। इन सब चीजों को अच्छे से नोट करिए और अच्छे से तैयार करिए। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप पढ़ें वो आप अपने किसी मित्र या अपने से छोटे भाई बहन दोस्त को आप समझा दीजिए। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और फिर दूसरा तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको रिवाइज करें। जो आप नोट्स बनाएं उसको बार बार रिवाइज करें। अब आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 9वीं अनुसूची के बारे में हम देखेंगे कि 9वीं अनुसूची कब जुड़ी है? तो 9वीं अनुसूची जुड़ी है प्रथम संविधान संशोधन। कब? जून 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति की जाएगी और भू सुधार से संबंधित संघ व राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे अधिनियम वाद योग्य नहीं होंगे। ये प्रावधान था। क्या यहाँ पर लिखने की जरूरत है? और आपको ऐसा लग रहा है तो हम इतना लिखे दे रहे हैं कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति और भू सुधार से संबंधित संघ व राज्य द्वारा पारित ऐसे अधिनियम वाद योग्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि संघ एवं राज्य सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए और भू सुधार संबंधित कोई अधिनियम पारित किया जाता है तो ऐसे अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 9वीं अनुसूची एक तरह से ऐसा बॉक्स था, एक तरह से सरकार के लिए ऐसा बॉक्स था कि उसमें अधिनियम पारित करके उसके तहत 9वीं अनुसूची के तहत रख दिया जाता था और उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता था। तो ये भी बता दें कि अभी तक में ऐसा करते करते 284 अधिनियम इसके तहत रख दिए गए हैं। कितने अधिनियम? 284 अधिनियम। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि अभी 2007 में IR सेलो बनाम तमिलनाडु वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि
24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इस अनुसूची के तहत रखे गए हैं उनका हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। अब 24 अप्रैल 1973 ही क्यों? क्योंकि उस दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये बात आपको ये जरूर बता दें कि IR सैलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीजें बहुत कम मिलते हैं। IR सैलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1973 के बाद से जो भी अधिनियम अनुसूची 9 के तहत रखे गए हैं उनका हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये हो गई 9वीं अनुसूची। अब आते हैं, चलते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन सन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया था। अब दल बदल का प्रावधान होता क्या है? दल बदल मतलब कि एक व्यक्ति अब एक दल से दूसरे दल में चला जाए, उसे दल बदल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो दल बदल का प्रावधान ये था कि 1970 के दशक में ये आया क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको लाया क्यों गया। तो 1970 के दशक में राजनीतिक पार्टियों में दल बदल की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति देखी गई कि एक राजनीतिक व्यक्ति है जो कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे पार्टी में चला जाता है, वहाँ स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो तीसरे के द्वारा आमंत्रित किया जाता है तो वहाँ चला जाता है। इस तरह से दल बदल की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी को रोकने के लिए दल बदल का प्रावधान लाया गया था। ठीक है, उसमें यह कहा गया है कि दल बदल के कुछ प्रावधान थे कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य कब घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, इसके तहत यह आया कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य राजनीतिक व्यक्ति जो कि निर्वाचित हुआ है, जनता द्वारा चुना गया है, वो अयोग्य कब घोषित किया जाएगा। तो इसके कुछ प्रावधान थे, जैसे कि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल को त्याग देता है। ठीक है ना, राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग देता है अपनी स्वेच्छा से, तो वो अयोग्य घोषित माना जाएगा। फिर दूसरा प्रावधान था कि कोई निर्दलीय व्यक्ति, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। वो चुना किस लिए गया था? निर्दलीय के रूप में, लेकिन यदि कोई वो राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो वह अयोग्य घोषित माना जाएगा। फिर तीसरा क्या था कि किसी सदस्य द्वारा पार्टी के पक्ष के विपरीत वोटिंग करना, मतलब कि यदि पार्टी चाह रही है कि आप इस तरफ वोट करें और आप उस तरफ ना करके दूसरी तरफ करें, विपक्ष में करें, तो वो भी उस स्थिति में वो निर्वाचित सदस्य अयोग्य घोषित माना जाएगा। ठीक है, फिर चौथी शर्त क्या थी कि कोई सदस्य स्वयं वोटिंग से अपने आप को अलग रखे, तब भी वो अयोग्य घोषित माना जाएगा। फिर पांचवें थे शर्त कि 6 माह की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रावधान थे जिसके तहत दल बदल के तहत सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता था। अब अयोग्य घोषित करेगा कौन, ये भी सवाल है ना। तो इसके लिए सदन का अध्यक्ष ही उन सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति रखता है। यदि वो नहीं रहता है तो फिर
उस दल द्वारा किसी एक को इस काम के लिए चुन लिया जाता है। ठीक। अच्छा, अब एक बात ये भी था, उस समय एक क्लॉज ये भी था 10वीं अनुसूची के पैरा 3 में कि यदि 1/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय करते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो पैरा 3 में 10वीं अनुसूची के पैरा 3 में ये प्रावधान था कि यदि 1/3 सदस्य किसी दूसरे दल में अपना विलय करते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। इसी प्रावधान को 91वां संविधान संशोधन, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी के तहत 91वें संविधान संशोधन के तहत इस वाले प्रावधान को, पैरा 3 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा अपना 10वीं अनुसूची। अच्छा, ये भी बता दें कि 10वीं अनुसूची के तहत ही राजनीतिक दल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। किसका? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। ये 10वीं अनुसूची हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11वीं और 12वीं, जल्दी से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। 10वीं अनुसूची हो गई। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है पंचायत। पंचायत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पंचायत के लिए प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए है। नगर पालिका के लिए प्रावधान है। ठीक है, ये कब जुड़ा? तो ये 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन। कब? 1992 में। ठीक है, अब ये भी बता दें आपको कि इसके तहत 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या किया गया है? पंचायतों को 29 विषय और नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 29 विषय और इसे 18 विषय दिए गए हैं। ये याद रखिएगा, कितने कितने विषय। ठीक है, अच्छा ये भी बता दें कि इनको एक अनुच्छेद भी दिए, इस अनुसूची को एक अनुच्छेद में भी जोड़ा गया है, इसके प्रावधान को। तो उसमें क्या था? तो इस अनुसूची के तहत इन दोनों के लिए प्रावधान ये था कि पंचायत तथा नगर पालिका के शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व था। क्या क्या था? शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व था, ये था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अच्छा, इनके लिए अनुच्छेद कौन कौन से थे? इनके लिए अनुच्छेद थे 243 जी और 243 डब्ल्यू। अच्छा, 243 जी और 243 डब्ल्यू। अब देखिए, अगर आप पंचायत पढ़ेंगे तो ये आपको पता होगा कि 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान था। ठीक है, तो अब जो जी में प्रावधान है ना, वही अनुसूची है। जो प्रावधान 243 जी में है वही सेम टू सेम हेडिंग प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। ठीक, और जो प्रावधान 243 डब्ल्यू में है, नगर पालिका के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद था? तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक था
था ना, 243 ओ तक था। ठीक है, ये किसके लिए था? पंचायत के लिए था। ठीक है, और नगर पालिका के लिए कितना था? ओ के बाद क्या आता है? पी ही तो आता है ना। अब देखिए, ओ ए से लेके ओ तक में जी नंबर में जो आता है वही प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। अब पी से लेके जेड जी, तो पी से लेके जेड जी में डब्ल्यू आएगा ना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो जो प्रावधान डब्ल्यू में है, 243 डब्ल्यू में, वही प्रावधान 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका के लिए जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 12 अनुसूचियां पढ़ ली हैं। ठीक, भाग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे संविधान को बनाते समय कौन कौन से देशों से संविधान को ग्रहण किया गया है, मतलब कि संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि हमने किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।